नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 29 जनवरी को प्रथम पारी में, तो प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल मिल चुके हैं। ये सभी सवाल इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं ताकि इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होता है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट के एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट में पूछ के सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर वो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कम समय में आप ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। डेली मेरे को बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि एग्जाम में सवाल मिस हो जाते हैं। कारण क्या कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार ऑफर। 299 रुपये में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अटेम्प्ट आपके अपडेट कर दी गई। तो इस प्रकार एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बाकी जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रथम पारी का आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि किस योजना को आर्थिक मदद हेतु सर्विस टैक्स के साथ 0.5% उपकर वसूला जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2015 में और ये टैक्स स्वच्छ भारत शेष इस टैक्स का नाम लगाया गया था। तो इस मिशन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने सभी तरह की जो सेवाएं थी, सर्विस टैक्स थे, उनमें अतिरिक्त एक 0.5% का शेष लगा दिया गया। उपकर है वो लगाया गया था, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद 2017 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत 0.5% उपकर वसूला गया था। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस को जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 2001 में दिया गया है। उस समय जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे वो कोफी अनान थे। तो उनको और संयुक्त राष्ट्र को यहाँ पर मिला है शांति का नोबेल प्राइज 2001 में। अगला सवाल देखिएगा, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो बारी दोआब हो जाएगा रावी और ब्यास नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। दोआब होता क्या है, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। और बारी दोआब है रावी और ब्यास नदियों के बीच का एरिया। और बात करूं जिसके आगे नाम नहीं लगता है, डायरेक्टली आपको पूछ ले कि दोआब की नदियों के बीच में, तो गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। इसके आगे किसी नदी का नाम नहीं लगता है। बाकी अन्य इंपॉर्टेंट दोआब हैं जैसे कि सिंध सागर दोआब है, ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का है। और जेच दोआब है, ये झेलम और चेनाब नदी के बीच। रेचना दोआब है चेनाब और रावी नदी के बीच। और बिस्त दोआब है ब्यास और शत्रुज नदी के बीच का क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मैची रिवर है वो किसकी सहायक हैं। तो मैची रिवर हो जाएगी मती है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या फिर जो डायरेक्ट एक्शन डे है जो 1946 में किस पार्टी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी। ये कब, 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1946 को बहुत बार डे पूछा जाता है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है 16 अगस्त 1946 को। इसे कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग मारे गए थे यहाँ पर, जो हिंदू मुस्लिम एक तरीके से फूट डालो राज करो वाली नीति थी। इसके अंतर्गत है मुस्लिमों ने, बहुत से हिंदू धर्म के लोग थे, उनकी हत्या हुई थी। 6000 प्लस लोग मारे गए थे जो कलकत्ता किलिंग से। तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तहत ये घटना हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, पूना पैक्ट किस विषय पर हुआ था। तो पूना पैक्ट है, ये विषय आपको पूछा है तो ये हो जाएगा आपके समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। ये हुआ किन के मध्य है, तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरौदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसमें दलित वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे। तो जी माधवान नायर थे। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। और उस समय इसरो के जो चेयरमैन थे वो थे जी माधवान नायर थे। और ये जो चेयरमैन रहे इसरो के 2003 से लेकर 2009 तक रहे हैं। और चंद्रयान फर्स्ट जो कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है, तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XLC-11 से लॉन्च हुआ है। कहाँ से हुआ, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश हुआ है। तो ये तो हो गए चंद्रयान
प्रथम जो लॉन्च हुआ था 2008 में, उस समय इसरो के चेयरमैन थे माधवन नायर थे। और वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, जितने भी इसरो के चेयरमैन हैं उनकी क्या अवधि है, टेन्योर क्या रहा है। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को, के सिवान उस समय इसरो के चेयरमैन थे। लैंडिंग डेट है, लैंड हुआ था ये 7 सितंबर 2019 को। रॉकेट GSLV Mark 3 M1 है, विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है। अब देखिए इसरो के चेयरमैन की लिस्ट की बात करो तो सबसे पहले ये विक्रम साराभाई 1963 से 72, फिर MG के मेनन थे 72 से, ये 72 में रहे थे, और सतीश धवन रहे थे 72 से 1984 तक है। UR राव 84 से 94 तक रहे हैं। के कस्तूरी रंजन है, ये 94 से 2003 तक रहे हैं। और माधवन नायर जो पूछा है, जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो 2009 से, ये 3 से 9 तक रहे हैं। और राधा कृष्णन रहे हैं 2009 से 14, फिर शैलेश नायक रहते हैं 15 से 15, ये जनवरी में रहे थे 12 दिन। और AS किरण कुमार रहे हैं 2015 से 18, वर्तमान में के शिवान है 2018 से। अगला सवाल देखिए, यूनाइटेड स्टेट ने, तो ये हो जाएगा USA ने किस देश को दिसंबर 2020 में करेंसी मैन्युपुलेटर की श्रेणी में शामिल किया है। तो करेंसी मैन्युपुलेटर की श्रेणी में जो US ने दिसंबर 2020 में 2 देशों को शामिल किया। आपके ऑप्शन में वियतनाम था तो आपको वियतनाम करेक्ट करना था। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड और वियतनाम को यहाँ पर इस कैटेगरी में रख दिया है करेंसी मैन्युपुलेटर की श्रेणी में। और कौन से वॉच लिस्ट में है, निगरानी सूची में भारत को भी शामिल किया गया आपकी बार। तो भारत, चाइना, ताइवान है, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी वॉच लिस्ट में डाले हुए हैं। अगला सवाल देखिएगा, फर्स्ट टाइम EVM है वो कौन से राज्य ने उपयोग किया इसका। तो केरल राज्य में EVM पहली बार 1982 में केरल में उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव हुए थे उस समय, तो बहुत कम सीमित संख्या में, बहुत कम मतदाता केंद्र हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया गया था 1982 में। केरला में हुआ था EVM का सबसे पहले प्रयोग। भारत के पूर्वी तट में कौन सी मृदा पाई जाती है, आप कमेंट करके बताना। पूर्वी तट पूछा गया था या फिर पूर्वी घाट का पूछा गया था। यदि पूर्वी तट की बात करो, ईस्टर्न कोस्ट है, तो उसमें एलुवियल जो सॉइल है वो पाई जाती है। और ईस्टर्न घाट में ज़्यादातर पाई जाती है लेटराइट मृदा। बाकी आप देख सकते हो इस मैप में कौन सी मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जैसे कि ये आपके देख रहे हो, पूर्वी जो तट पर मृदा पाई जाती हैं, ये वाली जो रेड एंड येलो वाली ये देख रहे हो। बाकी आपकी जो एलुवियलिस है ये तट पर, ये तट यहाँ पर, ये इस प्रकार आप देख सकते हो एलुवियल। और बाकी आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ लेटराइट मृदा है, ये घाट में पाई जाती है। तो इस प्रकार आप इस मैप की सहायता से टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा PDF, वहाँ से भी एक बार अपडेट हो जाना। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 11, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में वो सरस्वती की होती हैं। हिंदी में बोले तो वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और वर्तमान में बात करूं मैं करंट का, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो ये 29 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है, अक्कीतम अच्युतन नंबूत्री हैं, वो कौन सी भाषा के, तो मलयालम कवि हैं। इनको मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 को दिया गया था G शंकर कुरूप को, ये भी मलयालम में दिया गया था। और ये दिया जाता है 8वें अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, IIT गांधीनगर टीम के द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला शीट है वो बनाया गया है। अल्ट्रा थिन मटेरियल है वो किसकी द्वारा, किसकी सहायता से बनाया गया है। तो मैग्नीशियम डाई बोराइड की सहायता से ये बनाया गया है दुनिया का सबसे पतली शीट, जो थिनेस्ट शीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम डाई बोराइड। अगला सवाल, फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, फाउंडर 1861 में हुआ था। और ये प्रथम डायरेक्टर जनरल भी बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर भी, और प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल, हाथियों के लिए भारत का पहला वाटर क्लिनिक किस शहर में खोला गया है। तो हाथियों के लिए भारत का पहला जो वाटर क्लिनिक खोला गया है वो मथुरा में खोला गया है। और मथुरा में ये यमुना के तट पर है। जो गठिया है, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारियों से पीड़ित हाथी हैं, उनके लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र ये खोला गया है। हॉटमेल है, ये कब स्टार्ट की गई है। तो हॉटमेल लॉन्च हुआ है 1996 को। तो हॉटमेल एक प्रथम वेबमेल सर्विस थी, और जो कि सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने 1996 में पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल है ये स्थापना की थी इसकी। तो एक ईमेल सर्विस थी। अगला सवाल देखिएगा, एक स्टेटमेंट दिया गया है कोर्ट से कि वो सेड गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड लीवर लॉन्ग एनफ एंड आई विल मूव द वर्ल्ड है। ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज का
स्टेटमेंट हो जाएगा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना की थी। राधाकांत देव इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश, रिपीट हुआ सवाल, ब्राजील हो जाएगा कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश है। सेकंड वियतनाम है। पूछ रहे कि कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। उसके बाद केरला में होता है। ये तो कॉफी का हो गया। चाय की बात करूँ तो चाय के उत्पादन में वर्ल्ड वाइड है वो चाइना प्रथम स्थान पर है और भारत सेकंड स्थान पर है। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वो असम में होता है। अनुच्छेद 35(1) कब जोड़ा गया है संविधान में? तो ये 1954 में। कब? 1954 में जोड़ा गया है, 14 मई 1954 को। यह आर्टिकल 370 के खंड 1 में उल्लिखित है और अनुच्छेद 35(a) को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है 1954 में, जो कि 5 अगस्त 2019 को इसे निरस्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 35(a) में वर्णन किसका है? तो जम्मू और कश्मीर जो राज्य है उसमें विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार है, जो कि निरस्त कर दिया गया है 2019 में। अम्लीय वर्षा का क्या कारण नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें से आपके हो जाएगा ये NH3 कारण नहीं है। बाकी अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही जिम्मेदार रहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, शादी के समय दुल्हन पटलोई वस्त्र पहनती हैं, तो ये किस राज्य की परंपरा है? पटलोई वस्त्र जो दुल्हन पहनती है, तो मणिपुर राज्य में जो बहुसंख्यक मिति हिंदू महिलाओं की पारंपरिक ये ब्राइडल वियर हो जाएगी। जो पटलोई वस्त्र है ये मणिपुर की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अगला सवाल देखिए, सभी मच्छरों की प्रजातियों और उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनका सही क्रम क्या है? जो भी मच्छर हैं, मॉस्किटो हैं, उनके स्टेजेस का आपको सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले ये, जैसे मॉस्किटो एडल्ट है तो ये सबसे पहले क्रम हो जाएगा एग, एग से बन जाएगा लार्वा, जो पानी में होता है ये लार्वा हो गया और ये पानी की सतह पर रहता है, तो एग हो गया, लार्वा हो गया, उसके बाद हो जाता है प्यूपा और फिर वापस एडल्ट हो जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है मच्छर का। अगला सवाल देखिएगा, करेक्ट डांस फॉर्म आपको पूछा है कि सही मेल कौन सा है? ये ऑप्शन आपके दिए गए थे, लावणी केरला का, गोर छत्तीसगढ़, गरबा मध्य प्रदेश, या फिर यहाँ पर घूमर दिया गया था किसी अन्य का मध्य प्रदेश करके, तो डांडिया उत्तर प्रदेश। तो इसमें से सही मेल गोर छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, करेक्ट रूप से सुमेलित है। लावणी की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र का है, न कि केरला का है। गरबा की बात करें तो ये गुजरात का है, या फिर घूमर की बात करें तो राजस्थान का हो जाता है। डांडिया की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का न होकर ये भी आपकी गुजरात का है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, मरणोपरांत खिताब राबिया उद्दौरानी किस रानी को कहा जाता है? तो इनको एक टाइटल दिया गया है मरणोपरांत, राबिया उद्दौरानी है ये कहा जाता है दिलरस बानो बेगम को, जो औरंगजेब की पहली बीवी पत्नी थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, रायथू बंधु स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की थी? रायथू बंधु योजना है ये तेलंगाना राज्य ने, किस राज्य ने? तेलंगाना राज्य ने लॉन्च की थी। इसमें किसान को प्रति एकड़ 4,000 रुपये का अनुदान देना सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, अभी वापस बढ़ाकर 4,000 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान कर दिया गया है। तो किसानों के लिए ये योजना है, तेलंगाना राज्य ने शुरू की थी। एल्यूमिनियम की धातु की पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत बन जाती है, जो जंग से संरक्षण के लिए उपयुक्त रहती है। एल्यूमिनियम पर जो ऑक्साइड की परत बन जाती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्यूमिनियम के केस में ये एनोडीकरण हो जाएगी और इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। आवर्त सारणी में एक ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो किसके गुण में परिवर्तन नहीं होगा? तो वो उसकी वैलेंसी है। संयोजकता में परिवर्तन नहीं होगा ऊपर से नीचे जाने पर, बाकी साइज वगैरह बढ़ जाती है। नेक्स्ट में देखिए, किस देश के उपराष्ट्रपति को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर वापस भेज दिया गया था? और उसमें नाम भी बताया गया कि कौन से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को भारत में उन्होंने प्रवेश किया तो वापस भेज दिया गया था। उन पर केस चल रहा था भ्रष्टाचार का और वापस इसे डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया था 2019 में, अगस्त 2019 में। तो वो थे मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति। अगला सवाल देखिएगा, पहला राज्य जिसने एंटी मॉब लिंचिंग कानून पारित किया है? तो एंटी मॉब लिंचिंग कानून है ये मणिपुर ने पारित किया है। सेकेंड किसने किया? तो सेकेंड राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 30 कि लंबे समय बाद पेपर का रंग है वो येलो या फिर ब्राउन हो जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे फॉक्सिंग बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है इसके होने का कारण क्या है? तो पेपर लकड़ी से बनता है, लकड़ी में लिग्निन होता है, लिग्निन ये हवा और धूप के संपर्क में आने से पीला या फिर ब्राउन हो जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत आता है। BRO की स्थापना है वो 7 मई 1960 को हुई थी। फिर आपकी एक पूछा गया था डियर मनी क्या है? तो डियर मनी में हो जाएगा आपके जो असामान्य रूप से
से उच्च ब्याज दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। तो यहाँ पर लोन जो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्याज दर उच्च कर दी जाती है, असामान्य रूप से ब्याज दर इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी जाती है, तो वो डियर मनी हो जाएगा, जैसे टाइट मनी भी बोला जाता है। क्योंकि इस अवधि में जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को कड़ा कर देती है तो मॉनेटरी पॉलिसी में डियर मनी की एक पॉलिसी रहती है जिसमें ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, और इसका उपयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के समय किया जाता है, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। फिर अगला सवाल देखिएगा, किसका मूल नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय है। तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय जो मूल नाम बचपन का नाम है वो रामकृष्ण परमहंस का है। इनका जन्म 1836 को हुआ था पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखिए, दिसंबर 2020 को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो नए जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के, वैसे आरबीआई के टोटल 13 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और दिसंबर 2020 का आपको पूछा तो इसका हो जाएगा श्री राधा श्याम राठौर बने हैं। ये आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं 11 दिसंबर 2020 को। अन्य आप देख सकते हो ये सभी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हो जाते हैं। और आरबीआई में गवर्नर कितने हैं, एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है। गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास हैं, डिप्टी गवर्नर है बीपी कानूनगो, एम के जैन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राव। अगला सवाल देखिएगा, 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, या फिर उल्टा पूछा गया था कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण जो गांव हैं उसके पहुंच के लिए कौन सी योजना है वो लॉन्च की गई है। तो 5 स्टार विलेज स्कीम हो जाएगी भारतीय डाक विभाग के द्वारा। जो सुदूरवर्ती गांव है वहां पर सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पाद और सेवाओं को पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस हेतु 1 दिसंबर 2020 को इसका लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो यीस्ट हो जाएगा। फिर एक पूछा गया था, रिंगवर्म जो दाद है ये किस कारण होती है। तो फंगस के कारण, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कवक के कारण होती है। अब देखिए कवक जनित अन्य रोग कौन से हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक गंजा, दामाद, खाई फ्रूट, मतलब गंजापन हो गया, दमा हो गया, दाद हो गया, खाज है, एथलीट फूट है, ये सभी कवक के कारण होने वाले डिजीज हैं। फिर आपके ये सवाल पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम विश्व स्तरीय प्रयास जो सम्मेलन था वो कौन सा। तो ये अर्थ समिट था। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसे रियो डे जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, जो 3 जून 1992 से लेकर 14 जून तक रहा था। ये कहाँ पर हुआ था, रियो डे जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और अंतिम सवाल देखिएगा यहाँ पर कि 32 बिट का वैल्यू कितना होता है। तो इस टाइप से ये थोड़ा एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, आप कमेंट करके बताना। बाकी 32 बिट की बात करूँ तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो आप कहेंगे 8 होते हैं। तो 32 बिट में कितने बाइट्स हो जाएंगे, या 8 का भाग दीजिए 32 में, तो 4 बाइट्स होने चाहिए। फिर आपकी एक रीजनिंग से ये सवाल था कि गंगा गंगोत्री से निकलता है तो गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। एक ये विषम का था आपकी कि प्रोजेक्टर, स्पीकर, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन में विषम कौन सा है। तो प्रोजेक्टर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, एम्पलीफायर है जो बढ़ा रहा है वो भी आउटपुट है, माइक्रोफोन है ये इनपुट हो जाता है, तो ये विषम ओड हो जाएगा। फिर आपकी ये रिलेट वाला था कि डॉक्टर है वो पेशेंट है, तो लॉयर है उसका क्लाइंट होना चाहिए। और बाकी एक कैंडिडेट ने ये मैसेज करके बताया कि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो वो इंग्लिश में ही सवाल को देख सकते हैं, हिंदी में स्विच नहीं कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने सेलेक्ट की है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सवाल देख सकते हैं। ये आज कैंडिडेट ने बताया, बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि हमने गलती से इंग्लिश हो गई अब हिंदी में देख सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो स्विच। बाकी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ज़्यादातर मिल गए हैं और जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।